यानी कि हमारे पास जो तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं वो क्या हैं? हो सकता है एक सोल्यूशन हो सकता है एक से ज़्यादा सोल्यूशन और हो सकता है कोई भी सोल्यूशन ना हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेट्स स्टार्ट द लेक्चर नंबर 3 ऑफ लीनियर अलजेब्रा MTH 501 सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो पहले देखते हैं इक्वेशन क्या है, फिर लीनियर क्या है, तो सिस्टम कैसे जनरेट होगा। अब ये जो दो चीज़ें आपको लिखी हुई नज़र आ रही हैं ना, तो पहली वाले में देखें आपको इज इक्वल टू का साइन नहीं नज़र आ रहा है, 8x² + 9x - 1 है सिर्फ, तो इसको हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बोलते हैं। लेकिन इसी में अगर आप इज इक्वल टू लिख दें इज इक्वल टू 5, तो ये अब एक्सप्रेशन जो है ये कंप्लीट अलजेब्रा का सेंटेंस बन जाएगा। इट इज़ एन अलजेब्राइक सेंटेंस। अच्छा, लाजमी नहीं इज इक्वल टू हो, ये जो 6 सिंबल्स हैं इनमें से कोई भी आ जाए, इक्वल, नॉट इक्वल, ग्रेटर लेस, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, तो जो एक्सप्रेशन है ये सेंटेंस बन जाएगा। अब इस सेंटेंस की आगे से 3 टाइप्स होती हैं। जैसे 2 + 3 = 5, तो ये ट्रू सेंटेंस है। अगर 2 + 3 आप नॉट इक्वल टू 5 कहीं या कोई और, लेकिन अगर 2 + 3 = आप लेटर से 10 कह देते हैं तो ये फॉल्स सेंटेंस है। लेकिन अगर इस तरह लिखा हो x + y = 5, अब जब तक x और y की मुझे वैल्यूज़ नहीं पता होंगी तो मुझे पता नहीं चल सकेगा कि ये जो सेंटेंस है ट्रू है या फॉल्स है, तो इसको हम ओपन सेंटेंस कहते हैं। तो फिर ओपन सेंटेंस की आगे से 2 टाइप्स होती हैं, या इक्वेशन होगी या इन इक्वेशन होगी, यानी कि इक्वालिटी और इन इक्वालिटी। अगर इक्वल टू आया हुआ तो इक्वेशन है, अगर इक्वल टू नहीं है तो इन इक्वालिटी है। इक्वेशन की फिर आगे से काफ़ी सारी टाइप्स हैं। लीनियर क्या है कि अगर आपके पास पावर 1 है तो वो लीनियर है, पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक है, इसी तरह पावर 3 है तो क्यूबिक है, फिर आगे आप चलते जाते हैं इसमें। तो लीनियर एक वेरिएबल में भी हो सकती है, 2 में भी, 3 में भी। दिस इक्वेशन इज लीनियर इन 1 वेरिएबल, दिस इज लीनियर इन 2 वेरिएबल्स, दिस इज लीनियर इन 3 वेरिएबल्स। इसी तरह 4, 5 ज़्यादा में भी चल सकते हैं। x, y, z की जगह आप x1, x2, x3 भी यूज़ कर सकते हैं। दिस इज लीनियर इन 4 वेरिएबल्स। इसी तरह आप n वेरिएबल्स तक जा सकते हैं। लीनियर इक्वेशन इन n वेरिएबल्स, x1, x2 up to xn कैन बी एक्सप्रेस्ड एज a1x1 + a2x2 up to anxn = b। अब ये b 0 भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर b 0 है, इनके राइट साइड पे आपके पास कैसे कह लें 0 आया हुआ है, तो ये होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन कहलाएगी, और अगर 0 नहीं है तो ये नॉन होमोजीनियस कहलाएगी। जितने वेरिएबल्स होंगे उतनी ही डायमेंशंस होंगी। जैसे इसमें n वेरिएबल्स हैं तो ये n डायमेंशनल है, और n में आप वर्क कर रहे होंगे। और ये जैसे एक इक्वेशन है a1x + a2y = b। अब इसमें क्योंकि 2 वेरिएबल्स हैं तो इसका मतलब ये 2 डायमेंशनल है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें, इसका ये मतलब है अगर आप 3 वेरिएबल्स वाले चेक करें, a1x + a2y + a3z = b, तो इसका मतलब है कि आप 3D में वर्क कर रहे हैं, कि x, y और z। मतलब फिर आप x, y, z, ये जो प्लेन मैंने बनाया है, ये जो स्पेस बनाई है, फिर आप इसमें वर्क कर रहे होंगे। A linear equation doesn't involve any products और स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएबल, यानी कि आपके पास x, y मल्टीप्लाई होते हुए आपको कहीं पे भी नजर नहीं आएंगे। x1, x2 मल्टीप्लाई होते आपको कहीं पे भी नजर नहीं आएंगे। और अगर आपके पास लीनियर इक्वेशंस एक से ज़्यादा आ गई हैं, 2, 3, 4, तो वो एक पूरा सिस्टम बन जाएगा। इनके सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का मतलब है कम से कम 2 लीनियर इक्वेशंस। अब ये हम लीनियर और नॉन लीनियर की कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। इसमें भी पावर 1 है, ये भी पावर 1 है, ये भी पावर 1, तो लीनियर है। ये भी पावर 1, ये भी पावर 1, ये भी पावर 1, लीनियर है। इसी तरह ये भी लीनियर है। अब इसमें देखें, इस इक्वेशन में आपको प्रोडक्ट मिल गया x1 और x2 का, तो ये टोटल मिला के आप समझ लें 1 और 1 2 हो गया, तो ये लीनियर नहीं रही बल्कि क्वाड्रेटिक हो गई। इसमें स्क्वायर रूट आ गया, इनकी पावर 1/2 है, ये भी लीनियर नहीं है। सिस्टम को आपने अगर प्रॉपरली डिफाइन करना है तो हम कहते हैं फाइनाइट सेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कॉल्ड अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। और x, y, z या x1, x2, x3 इनको आप अननाउंस भी कह सकते हैं। जनरल लीनियर सिस्टम ऑफ m इक्वेशंस n unknowns can be written in this form. Solution of a system of linear equation. तो सॉल्यूशन का मतलब ये है कि जो आपके पास रूट्स आ रहे हैं, जो आंसर आप क्या ले आ रहे हैं, वो अगर आप अपनी गिवन इक्वेशन में पुट करते हैं तो पुट करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड अगर आ जाए तो वो आपका सॉल्यूशन होगा, ना है तो नहीं है। रूट्स की 2 टाइप्स हैं, एक रियल रूट है और एक एक्सट्रेनियस रूट है। रियल रूट वो होता है जो आपकी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, वो आपके सॉल्यूशन सेट का हिस्सा होता है। लीनियर सिस्टम विद 2 अननोन्स, when 2 lines intersect in R square we get system of linear equations in 2 unknowns। मतलब कि अगर आपके पास 2D है, इनके अगर आप XY प्लेन में वर्क कर रहे हैं, उसमें अगर 2 लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं तो आपके पास जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बनेगा वो 2 वेरिएबल वाला बनेगा। अब इसमें फिर आगे 3 पॉसिबिलिटीज हैं सॉल्यूशन के हवाले से।
वो तीन पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं कि हो सकता है दोनों लाइंस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हों, हो सकता है किसी पॉइंट पे भी इंटरसेक्ट ना कर रही हों, पैरेलल हों, और हो सकता है एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन पड़ी हुई हो। ग्राफ ऑफ दीज इक्वेशंस आर स्ट्रेट लाइंस इन एक्स वाई प्लेन, सो सोल्यूशन एक्स वाई, ये ऑर्डर पेयर होगा ना, आपके पास एक पॉइंट आएगा, मसलन अगर दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं, जैसे ये दो लाइंस हैं, तो ये एक पॉइंट आपके पास जो आएगा ये इनका सोल्यूशन होता है। हम इसको एक्स वाई का नाम दे देते हैं। अ सोल्यूशन एक्स वाई ऑफ दिस सिस्टम इज इन फैक्ट अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज लाइंस। अब वो तीन पॉसिबिलिटीज क्या हैं? द लाइंस मे बी पैरेलल एंड डिस्टिंक्ट, हो सकता है दोनों लाइनें पैरेलल हों, जैसे ये दो लाइंस हमने ड्रा की हैं, और किसी पॉइंट पे भी वो इंटरसेक्ट ना करें, पैरेलल हों, डिस्टिंक्ट हों। तो इस बात का मतलब यह है कि आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं आएगा, नो सोल्यूशन विल एग्जिस्ट। द लाइंस मे बी पैरेलल एंड डिस्टिंक्ट, इन विच केस देयर इज नो इंटरसेक्शन एंड कंसीक्वेंटली नो सोल्यूशन। द लाइंस में इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट ओनली, इन विच केस द सिस्टम हैज एग्जैक्टली वन सोल्यूशन, जैसे ये जो हमने ड्रा किया है, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इनका एक ही सोल्यूशन होगा। तीसरी पॉसिबिलिटी ये है, ये एक लाइन, इसके ऊपर ही दूसरी लाइन भी एग्जिस्ट कर रही हो। इस सूरत में हम कहते हैं कि इसका सोल्यूशन तो है, लेकिन एक नहीं है, एक से ज़्यादा सोल्यूशंस हैं, इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशंस। द लाइंस में कंसाइड, in which case there are infinitely many points of intersection, the points on the common line, and consequently infinitely many solutions। यानी कि हमारे पास जो तीन पॉसिबिलिटीज हैं वो क्या हैं? हो सकता है एक सोल्यूशन हो सकता है एक से ज़्यादा सोल्यूशन हो, और हो सकता है कोई भी सोल्यूशन ना हो। तो इनके लिए हमने ये नाम रख लिए हैं, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम। अ लीनियर सिस्टम इज said to be consistent if it has at least one solution, and it is called inconsistent if it has नो सोल्यूशन। यानी कि आप ऐसे कह लें, इनकंसिस्टेंट का मतलब है नो सोल्यूशन, कंसिस्टेंट का मतलब है कि एक सोल्यूशन भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकता है। अगर सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो सिस्टम कंसिस्टेंट है, अगर सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो सिस्टम इनकंसिस्टेंट है। Thus, a consistent linear system of two equations in two unknown has either one solution or infinitely many solutions. There is no other possibility. Consistent का मतलब है जी सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, और इनकंसिस्टेंट का मतलब है सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अब जैसे एक एग्जांपल है हमारे पास x1 - 2x2 इज इक्वल टू -1 एंड -x1 + 3x2 इज इक्वल टू 3। जब हम दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं हमारे पास ये एक पॉइंट आ जाता है 3 2, ये हमारे पास पॉइंट है 3 2। इसका मतलब है कि इस सिस्टम का एक ही सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है और वो 3 2 है। ये लाइनों से भी आपको पता चल रहा है, दोनों लाइनें देखें एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इनका एक ही सोल्यूशन है। लेकिन दोनों ग्राफ आपको नजर आ रहे हैं, ये देखें दोनों लाइंस पैरेलल हैं, इसका मतलब है कि इस तरह के ग्राफ का कोई सोल्यूशन नहीं होगा। ये देखें ज़ाहिर आपको एक ही लाइन नजर आ रही है, लेकिन एक्चुअली ये दो लाइनें हैं, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन है, या ऐसे कह लें कि एक लाइन दूसरी का मल्टीपल है, तो उस केस में भी हम कहेंगे इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन। अब इक्वेशन से आपको कैसे पता चलता है? ये देखें दो इक्वेशन अगर हम इनको सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाता है 0 इज इक्वल टू 2 विच इज़ फॉल्स। ये तो पॉसिबल नहीं है, कंट्रडिक्शन है। तो जब भी आपके पास कंट्रडिक्शन आएगी तो सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये मैं दोबारा बात बताता हूँ, ज़हन में रख लें, अगर कंट्रडिक्शन आ गई तो सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर एक इक्वेशन दूसरी का मल्टीपल हुई, उस सूरत में हम कहते हैं इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस। लेकिन अगर मल्टीपल नहीं आ रही, कंट्रडिक्शन भी नहीं है, फिर उस सिस्टम का सिर्फ और सिर्फ एक ही सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अब हम बात करते हैं लीनियर सिस्टम विद 3 अननोन्स। अगर 3 अननोन है आपके पास, जैसे अब इस इक्वेशन में एक्स वाई जी एक सिस्टम है जिसमें हमारे पास 3 अननोन्स है, तो उसमें पहली बात हुई कि अब हम प्लेन्स को डिस्कस करेंगे, स्ट्रेट लाइंस को नहीं। इन दिस केस द ग्राफ ऑफ ईच इक्वेशन इज अ प्लेन, सो द सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम इफ एनी कोरस्पॉन्ड्स टू पॉइंट्स वेयर ऑल 3 प्लेन्स इंटरसेक्ट। तो इस सिस्टम का सोल्यूशन वो पॉइंट होगा जिस पॉइंट पे तीनों प्लेन्स आपस में इंटरसेक्ट कर रही होंगी, और पॉसिबिलिटीज इसमें भी 3 ही हैं, या तो सोल्यूशन नहीं होगा, नो सोल्यूशन, या एक ही सोल्यूशन होगा, या इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। अगर तो वो तीनों प्लेन्स पैरेलल हैं तो कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर तीनों प्लेन्स सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं तो उसका एक ही सोल्यूशन होगा। लेकिन अगर तीनों प्लेन्स मल्टीपल्स हैं, जैसे लाइन के केस में हमने बात की थी, तो फिर उसके इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। तो ये जो मैं अभी बात कर रहा था एक्चुअली तो ये थ्योरम है, एवरी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज 0, 1 और इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस, देयर आर नो अदर पॉसिबिलिटीज। तो पहली एग्जांपल x - y = 1, 2x + y = 6। तो जब आप इनको सॉल्व करेंगे आपके पास x की वैल्यू 7/3 और y की 4/3 आ जाएगी, यानी कि आपका सोल्यूशन जो है वो यूनिक है। और ये जो सिस्टम दिया हुआ है इसमें जो लेफ्ट साइड है दोनों की, उन पर गौर करें। अगर आप इस इक्वेशन में से 3 कॉमन ले लें, आपके पास आएगा x + y, यानी कि लेफ्ट साइड जो है इस इक्वेशन की वो इसका 3 टाइम्स आ रही है।
और जब आप इसको सॉल्व करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कराएं, सब्ट्रैक्ट करें, आपके पास आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 6। मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन बाई 3 एंड देन सब्ट्रैक्ट द सेकंड इक्वेशन फ्रॉम दिस वी ऑब्टेन 0 इज इक्वल टू 6। तो ये तो कंट्रडिक्शन आ गई। तो मैंने कहा कि क्या बात थी, जब भी कंट्रडिक्शन आएगी उसका मतलब ये होगा कि सिस्टम का सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा। Geometrically, this means that the lines corresponding to the equation in the original system are parallel and distinct. So the given system has no solution. अब next जो example है 4x minus 2y is equal to 1, 16x minus 8y is equal to 4। इस इक्वेशन को आप 4 से मल्टीप्लाई करें और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें, आपके पास आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 0। यानी कि एक इक्वेशन जो है वो दूसरी का मल्टीपल आ रही है। तो जब एक इक्वेशन दूसरी का मल्टीपल आ रही हो या 0 इज इक्वल टू 0 आ रहा हो आपके पास, तो उसका मतलब क्या होता है जी, सिस्टम का सोल्यूशन एग्जिस्ट तो कर रहा है लेकिन एक से ज़्यादा सोल्यूशन इसके एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्योंकि एक लाइन जो है वो दूसरी का मल्टीपल आ रही है। ज्योमेट्रिकली दिस मीन्स दैट लाइन्स corresponding to these equations in the original system coincide and thus the system has infinitely many solutions. पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन, पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन ये है जी कि दो वेरिएबल्स को किसी एक वेरिएबल में रिप्रेजेंट कर दें। जैसे हमने लिखा x इज इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू b sin थीटा, तो x को भी हमने थीटा में रिप्रेजेंट किया हुआ है, y को भी हमने थीटा में रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो ये दोनों इक्वेशंस पैरामीट्रिक इक्वेशंस कहलाती हैं और थीटा जो है वो पैरामीटर कहलाता है। बस ये हमारे पास एक इक्वेशन है 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 1, तो हम यहाँ पे कह देते हैं y इज इक्वल टू टी, y इज इक्वल टू टी, और यहाँ पे इसको पुट करें तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी 4x माइनस 2t इज इक्वल टू 1, या इसको सिंप्लीफाई कर लें, आ जाएगा x इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/2t। अब यहाँ से भी आपको इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। मसलन अगर हम t की जगह वैल्यूज पुट करते जाएं तो हमें y और x की वैल्यूज आती जाएंगी। फॉर एग्जांपल t को मैं लिखूँ 0, तो y इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे t की जगह जब आप 0 लिखेंगे x इज इक्वल टू 1/4, तो 1/4 0, ये आपके पास एक सोल्यूशन आ गया। इसी तरह आप डिफरेंट वैल्यूज पुट करते जाएं, आपको डिफरेंट सोल्यूशन मिलते जाएंगे। मतलब t की जगह -1 अगर पुट करें तो y इज इक्वल टू -1, और इसी तरह x की भी कोई ना कोई वैल्यू आपके पास आ जाएगी। t की जगह 1 पुट करें तो आपके पास इसी तरह x की भी कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी। t को 1 पुट करने से आपके पास x आ रहा है 3/4, और t को -1 पुट करने से आपके पास x आ रहा है -1/4। अब हम 3 वेरिएबल वाले सिस्टम की तरफ आते हैं। ये एक सिस्टम हमें दिया हुआ है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। लेकिन सॉल्व करने से पहले आप सिर्फ ये देख लें कि इनमें से कोई इक्वेशन दूसरी का मल्टीपल तो नहीं बन रही। अगर ऐसा है तो उसको सॉल्व करना इंतहाई आसान हो जाएगा। अब देखें, इस इक्वेशन में से अगर आप 2 कॉमन लें तो आपके पास आएगा x माइनस वाई प्लस 2z। यानी जो दूसरी इक्वेशन है वो एक्चुअली पहली इक्वेशन को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो बनी है। इसी तरह गौर करें कि तीसरी इक्वेशन जो है वह पहली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन रही है। लेकिन 3x माइनस 3y प्लस 6z इज इक्वल टू 15। यानी कि जो दूसरी और तीसरी इक्वेशन है वो एक्चुअली पहली इक्वेशन का मल्टीपल्स हैं। यानी कि जो पहली प्लेन आपके पास आ रही है, दूसरी प्लेन और तीसरी प्लेन पहली प्लेन का मल्टीपल आ रही हैं। तो इस सूरत में आपके लिए आसानी क्या हो जाती है कि आप y और z को कोई भी नंबर लेट कर लें। मतलब y को हम t1 कह देते हैं, z को हम t2 कह देते हैं। तो जिस इक्वेशन का मल्टीपल थी वहाँ पे आप y की जगह t1 पुट कर दें, z की जगह आप t2 पुट कर दें, आपके पास एक और सिस्टम जनरेट हो जाएगा। y को हमने रख लिया जी t1 और z को हमने रख लिया जी t2। ये समझ लें कि आपका सोल्यूशन आ गया है। ये x आ गया, ये y आ गया, z आ गया। अब t1 t2 को आप वैल्यूज देते जाएं, आपके पास y z की वैल्यू भी आएगी और x की वैल्यू भी उसी तरह आ जाएगी। इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस आ जाएंगे। फर्ज करते हैं t1 को हम कह देते हैं 2 और t2 को कह देते हैं 3। 1 2 3, ये आपका एक सोल्यूशन आ गया। अब आप इसको वेरीफाई करना चाहते हैं तो पहली इक्वेशन में पुट करके कर सकते हैं। x की जगह 1, y की जगह 2, z की जगह 3। सोल्यूशन वेरीफाई भी हो गया। इसी तरह इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस इसके आसपास हैं। t1 की जगह आप 0 रख लें, t2 की जगह 1 रख लें, कुछ भी रखते हैं, आपके पास काफ़ी सारे सॉल्यूशंस आते जाएंगे। कि हमें यहाँ से ये पता चल गया कि इस सिस्टम के इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस है। जज करने का आसान तरीन तरीका यही है, आप ढूंढ लें कि कोई एक इक्वेशन दूसरी का मल्टीपल तो नहीं है। ऐसे आगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। ये आपके जो हैंड्स आउट हैं MTH 401 के, उसमें भी ऐसे दिया हुआ है जी। अब हम आते हैं जी मैट्रिक्स नोटेशन पे। इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि इसी की बेस पे अब हम अगले लेक्चर चलाएंगे। ये हमें 3 इक्वेशन दी हुई हैं। हमने सबसे पहले मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स लिख लेना है। ये x1 का कोफिशिएंट है 1, x2 का कोफिशिएंट है -2, x3 का कोफिशिएंट 1। दूसरी इक्वेशन पे आ जाते हैं। x1 नहीं है मतलब 0, x2 का कोफिशिएंट 2, x3 का कोफिशिएंट -8,
x1 का फिर -4, x2 का 5, x3 का 9। दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड मैट्रिक्स ऑफ कोफिशेंट्स। और ये जो आपने राइट साइड पे जो कुछ छोड़ा हुआ है, अगर ये भी आप इधर एक और कॉलम बना लें तो हम उसको आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बोलते हैं, और आमतौर पे उसको ए बी से शो किया जाता है। कुछ और भी आप लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। ये जो लास्ट वाले इज इक्वल टू के बाद वाला कॉलम था, वो भी अगर आप लिख लें तो हम इस सारे को बोलते हैं आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। सॉल्विंग अ लीनियर सिस्टम। अब इसको सॉल्व करने के काफ़ी सारे मेथड हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सक्सेसिव एलिमिनेशन मेथड। अब आपने करना क्या है, जैसे आप छोटी क्लासों में 2 इक्वेशंस को सॉल्व करते रहे हैं, उसी तरह 3 को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ये वो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स आपने लिख लिया, इसके थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्ट भी। अब हम अगर गौर करें, हमें नजर आ रहा है कि यहाँ पे x1 तो है नहीं है, तो इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हम x1 को एलिमिनेट कर सकते हैं। इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करें, इस इक्वेशन में ऐड कर दें। जब ऐड कर देंगे, सॉल्व करेंगे, हमारे पास आ जाएगा -3x2 प्लस 13x3 इज इक्वल टू -9। यानी कि जो थर्ड वाली इक्वेशन थी आपके पास, अब उस इक्वेशन की जगह आप ये लिखेंगे, x1 नहीं है मतलब यहाँ पे हम लिख देंगे 0, x2 की जगह हम लिख देंगे -3, x3 की जगह हम लिख देंगे 13, और x4 की जगह आपके पास -9 आ जाएगा। ये आ गया जी हमारे पास 0, -3, 13 एंड -9। उसके बाद हमने ये करना है कि ये x2 जो है, तो एक्चुअली हम कहते हैं पिवट पॉइंट। सबसे पहले आपने पिवट पॉइंट को 1 बनाना है, उससे नीचे वाले को 0। अभी हमने यही काम किया है कि 1 के नीचे इधर तो 0 था ऑलरेडी, इधर -4 था, तो पहले हमने इसको 0 बनाया। अब जब ये बन जाएगा तो पिवट हमेशा डायगोनल में चलते हैं, ऐसे ये आप ज़हन में रख लें, पिवट हमेशा डायगोनल में मूव करता है। अब हमारा नेक्स्ट पिवट है ये, यानी कि इसको पहले हमने 1 बनाना है। तो उसका तरीकाकार क्या है, इस सारी रो को या सारी इक्वेशन को आप 2 से डिवाइड कर लें, ये 1 हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा, ये +4 हो जाएगा। मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 बाई 1/2 इन ऑर्डर टू ऑब्टेन 1 एज द कोफिशिएंट ऑफ x2। जब उस इक्वेशन को हमने 1/2 से मल्टीप्लाई, ये 2 से डिवाइड किया, हमारे पास आ गया x2 - 4x3 इज इक्वल टू 4। यानी कि x2 की जगह पे आ गया, यानी कि x2 का कोफिशिएंट 1 आ गया, x3 का -4 और राइट साइड पे भी 4। अब हम क्या करेंगे, पिवट तो 1 बन गया, पिवट के नीचे वाले को आपने हमेशा 0 बनाना है। या इक्वेशंस को अगर आप देख लें तब भी आपको बात समझ लग जाएगी। इन दोनों इक्वेशंस पे आप गौर कर लें। इस इक्वेशन को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें और ऐड कर दें इस इक्वेशन में, तो हमारे पास 0 आ जाएगा। टू एलिमिनेट x2 फ्रॉम थर्ड इक्वेशन, ऐड 3 टाइम्स इक्वेशन नंबर 2 टू इक्वेशन नंबर 3। तो सिंप्लीफाई करके ये आपके पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा। अगर सिर्फ ये 3 कॉलम आप देखते हैं तो अब क्या है जी, ये x1 का आंसर है 29, x2 का आंसर है 16 और x3 का आंसर है 3। अब ये जो तीनों आपके पास x1, x2, x3 की वैल्यूज आई हुई, इसको आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके चेक कर लें, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएगा। तो उसका मतलब ये होगा कि 29, 16 एंड 3 इज अ सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का मतलब ये है कि आप उस रो को उसके अपने आप के साथ ही ऐड कर लें, या किसी और रो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद उस रो में ऐड करें, या कोई 2 रोज़ को आप इंटरचेंज कर लें, या किसी एक रो को किसी भी नॉन ज़ीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर लें। और ये रो ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद आपके पास जो वो मैट्रिक्स बनेगा वो एक दूसरे के रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स कहलाते हैं। जैसे अब ये एक मैट्रिक्स आपको नज़र आ रहा है, वी ऐड 4 टाइम्स ऑफ फर्स्ट रो इन द थर्ड रो ऑफ दिस मैट्रिक्स, यानी कि इस रो को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया और इस रो में ऐड कर दिया। जो आंसर आया वो हमने ये लिख लिया थर्ड रो में, यानी कि हमने किया है R3 + 4 टाइम्स R1। तो ये हमारे पास एक नई रो बन गई। अब जो सोल्यूशन सेट इस रो का होगा वही सोल्यूशन सेट इस रो का भी होगा, और इनको हम आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बोलते हैं। इफ द आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स ऑफ 2 लीनियर सिस्टम्स आर रो इक्विवेलेंट, देन द 2 सिस्टम्स हैव द सेम सोल्यूशन सेट। अब बेसिकली 2 हमारे पास मेन क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि क्या वो सिस्टम कंसिस्टेंट होगा या नहीं होगा, मतलब क्या उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा होगा या नहीं कर रहा होगा। और अगर कर रहा होगा तो ज़ाहिर हम ये देखते हैं कि सोल्यूशन एक ही है या एक से ज़्यादा सोल्यूशन आ रहे हैं। अगर सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो क्या वो यूनिक है या नहीं यूनिक। तो अब हम 2 एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं जिनसे हमें सारी बात क्लियर हो जाएगी। ये पहली एग्जाम्पल है, हम इसका आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बना लेते हैं। आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स के थ्रू भी आप सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट इक्वेशंस को देख के भी सॉल्व हो सकता है। अब जैसे मैं यहाँ से नज़र आ रहा है ये 1 है, उसके नीचे वाले 0 बने, ये 0 बनाना है। तो क्या करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस रो को इस रो में ऐड कर देंगे, या इक्वेशन देख लें तब भी ठीक है। इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करके इस इक्वेशन में ऐड कर लें। इक्वेशन नंबर 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया और इक्वेशन नंबर 3 में ऐड कर लिया, हमारे पास आ गया 0 - 3x2 + 13x3 इज इक्वल टू -9। यानी कि x1 हमारे पास 0 आ गया, वो हमने इधर लिख लिया। x2 का कोफिशिएंट -3 आ गया, x3 का कोफिशिएंट 13 आ गया, राइट साइड में हमारे पास -9 आ गया।
अब फिर हमने नेक्स्ट क्या देखना होता है जी, ये तो ऑलरेडी 1 है, अब हमने इसको 0 बनाना है। 1 से नीचे वाले 0 बनाते जाएंगे और आगे चलते जाएंगे। अब इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करें, इक्वेशन नंबर 2 या रो 2 कह लें, और उसको इस इक्वेशन में ऐड कर लें। जो भी मेथड अप्लाई करें वो आपकी अपनी चॉइस है। इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास जो नेट रिजल्ट आएगा वो आपके पास इस फॉर्म में आ जाएगा। ये इक्वेशंस की फॉर्म आ गई और ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आ गया। अब यहाँ से आप सिर्फ थर्ड रो को देखें, x1 इज इक्वल टू 3 आपके पास आ रहा है, x3 इज इक्वल टू 3, फिर इसी तरह x2 माइनस 4x3 इज इक्वल टू 4, या x1 माइनस 2x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0, यानी कि x3 आपके पास 3 बन रहा है। तो इसका मतलब यह है कि आपके पास एक ही सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। लेकिन अगर यहाँ पे आपके पास आ जाता 0, यहाँ पे कोई भी नॉन जीरो नंबर, यानी कि 0 इज इक्वल टू 3 आ जाता, तो फिर हम कहते हैं कि ये कंट्रडिक्शन है, यानी कि इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर यहाँ पे दोनों जगह पे 0 आता ना, यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, फिर हम कहते हैं कि इसके एक से ज़्यादा सोल्यूशन एग्जिस्ट करें। दोबारा बात बताते हैं, सुन लें। यहाँ पे अगर दोनों नॉन जीरो हैं तो मतलब आपके पास एक सोल्यूशन आ रहा है। अगर यहाँ पे 0 है और यहाँ पे नॉन जीरो, मतलब 0 इज इक्वल टू 3, तो फिर हम कहते हैं ये कंट्रडिक्शन है और इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, नो सोल्यूशन। लेकिन अगर यहाँ दोनों जगह 0 आ जाते, 0 इज इक्वल टू 0, तो फिर हम कहते हैं कि इसके एक से ज़्यादा सोल्यूशन, यानी कि इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशंस एग्जिस्ट कर रहे हैं। जैसे ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो थर्ड रो आएगी वो इस तरह की आ रही है, 0 इज इक्वल टू 5/2। तो ये तो फॉल्स स्टेटमेंट है, यानी कि 0 इज इक्वल टू 2.5, विच इज़ नॉट पॉसिबल। सो द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, यानी कि उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। अब इसकी थोड़ी सी एक्सरसाइज भी देख लें। ये जो पहला क्वेश्चन है, लास्ट दो इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो आपको x3 और x4 दोनों की वैल्यूज मिल जाएंगी। ये दोनों वैल्यूज आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे, यहाँ से आपको x2 भी मिल जाएगा, यानी कि x2, x3, x4 तीनों की वैल्यू आ चुकी होंगी। वो आप पहली इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपको x1 की वैल्यू भी मिल जाएगी। पहली इक्वेशन में आप x2, x3, x4 तीनों की वैल्यूज पुट कर देंगे। बी पार्ट में आपको x4 ऑलरेडी दिया हुआ है, x3 की वैल्यू 7/2 बन गई, 2 मल्टीप्लाई और आगे डिवाइड हो जाएगा, यानी कि x3 और x4 दोनों की वैल्यूज आ चुकी हैं। इसमें आप x3 पुट करेंगे आपको x2 की भी मिल जाएगी, फिर इसमें आप तीनों वैल्यूज पुट करेंगे तो x1 की वैल्यू भी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ऑफ अ लीनियर सिस्टम हैव बीन ट्रांसफॉर्म्ड बाय रो ऑपरेशन इनटू फॉर्म बिलो, यानी कि उसको सॉल्व करके ये हमारे पास नेट रिजल्ट बोला आ रहा है। डिटरमिन इफ द सिस्टम इज कंसिस्टेंट। अब देखें यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, नॉन जीरो, यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, 0, मतलब कंट्रडिक्शन। तो कंट्रडिक्शन का मतलब क्या है कि हमारे पास सिस्टम का सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा। इसमें वो पूछ रहा है कि क्या ये जो कुछ लिखा हुआ है 3, 4, -2, ये इसका सिस्टम का सोल्यूशन है या नहीं है। तो x, y, z की वैल्यूज आप पुट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाती है, तो वो सिस्टम का सोल्यूशन है, वरना नहीं है। तो जब आप ये वैल्यूज पहली इक्वेशन में पुट करेंगे तो 7 इज इक्वल टू 7 आ जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ h एंड k इन द फॉलोइंग सिस्टम कंसिस्टेंट। वो कह रहा है h और k की क्या वैल्यूज रखें तो आपके पास जो सिस्टम है वो कंसिस्टेंट आता है, यानी कि उसका सोल्यूशन आता है।